ओके, हेलो दोस्तों। आज हमें सीखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे। कई सारे तरीके होते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री यानी 9th से ही शुरुआत हो जाती है इसको कि समीकरण को कैसे बैलेंस करना होता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत मजेदार ट्रिक है, कैसे आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, कैसे इसको आप तहस नहस करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ, चाहे आप अभिकारक हो चाहे उत्पाद, आप अगर एक बार सीख गए तो दोनों तरफ परमाणुओं को बैलेंस करना आपके लिए बहुत और बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए लेट ना करके हम सीखते हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाएगा। तो देखिए, हमने एक समीकरण लिखा है KCl गिव्स आउट K + Cl2, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है और इसको तोड़ा गया है पोटेशियम और क्लोरीन में, ठीक है ना। और इसको बैलेंस करना हमें भी, ये बहुत छोटा एग्जांपल आपके लिए दिया ताकि आप इसको समझ लो। उसके बाद आपके लिए जबर एग्जांपल लेकर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ट्रिक क्या है इसके लिए बैलेंस करने का। जो भी समीकरण दिया है उस समीकरण में आप क्या करिए, जितने भी अभिकारक हो या जितने भी उत्पाद हो सभी में आप अल्फाबेट से गुणा कर दे अपनी मर्जी से। तो यहाँ मान लो हमने A से गुणा कर दिया, यहाँ B से गुणा कर दिया और यहाँ C से गुणा कर दिया। ये Cl अलग है और ये C मैंने अपनी तरफ से जोड़ा इसमें, ठीक। अब होता क्या है, ये B के नहीं लिखा है, मत समझना कि भावना तुम्हारी है, नहीं, ये B के मतलब पोटेशियम की जो मात्रा है वो B है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। जब समीकरण को बैलेंस किया था तो जितना अभिकारक की ओर परमाणुओं की संख्या होती है उतना ही उत्पाद की ओर परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो अगर पोटेशियम की मात्रा यहाँ A है, यानी यहाँ 1 है, तो 1 का गुणा A में कराओगे तो पोटेशियम के लिए इसकी जो मात्रा है वो A है। और अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ देख लो पोटेशियम की मात्रा कितनी है, यहाँ B है और यहाँ 1, तो B का गुणा 1 में कराओगे तो हो जाएगा B। दोनों ओर देखो भाई, दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद की ओर उसकी मात्रा समान होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से एक समीकरण बनाते हुए लिखते चलिए, जितने जितने मतलब इसमें परमाणु यूज किए गए हों। इधर क्लोरीन है तो क्लोरीन की मात्रा कितनी है A, और इधर देख लो कितनी है क्लोरीन की मात्रा, तो यहाँ 2 और यहाँ C, तो हो जाएगा 2C। ये हो गया। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, अल्फाबेट है A, B और C। अगर आपको A और B और C का मान पता चल जाए तो फिर अगर आप यहाँ A और B और C रख दो तो पक्का और पक्का मक्खन बता रहे हैं कि ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो आप A और B का और C का मान निकाल लो। अब क्या करें, ये तो समीकरण हमने लिख दिया। इसमें समीकरण में देखो जो संख्या या जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा बार आता है, अधिक बार आया हो, उसको आप 1 सपोज कर लो, 1 मान लो। तो इसमें A सबसे ज्यादा बार आया है तो आप मान लो कि माना या सपोज A = 1, ये आप मान लीजिए। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इस समीकरण में। अगर यहाँ A बराबर 1 रखोगे तो B बराबर ये आपका 1 आ जाएगा। बोलो हाँ ना बोलो। तो B बराबर कितना आया, 1, ठीक। ऐसे ही आप C की भी वैल्यू निकाल लो। तो A वैल्यू अगर A है तो लिख सकते हो 2C बराबर 1, यानी 2C = 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे C = 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 1/2। अब आपने B की वैल्यू निकाला, आपने A की वैल्यू निकाला और इसी प्रकार से आपने जो है C की वैल्यू निकाल लिया। ये तीनों वैल्यू आप अपने इस दिए गए समीकरण में पुट कर दीजिए। अभी देखिए आ जाएगा आपका समीकरण बैलेंस होकर। तो A B C का मान रखेंगे। A का मान कितना, 1, तो हो जाएगा KCl गिव्स आउट B। B का मान कितना है बच्चों, 1, तो 1 रखो तो हो जाएगा पोटेशियम केवल Cl2। C की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो जाएगा 1/2 Cl2। ये समीकरण आपका पूरी तरह से बैलेंस है। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर इस फ्रैक्शन को गायब करना है तो जो भी आपके सामने फ्रैक्शन वाला आए उस फ्रैक्शन के हर का डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेकर पूरे समीकरण में उस एलसीएम से गुणा करा दीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है तो आप 2 से पूरे समीकरण में गुणा करा दो, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2KCl और गिव्स आउट 2K और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई जैसे आप कराओगे तो 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा और बचेगा केवल Cl2। और ये आपका जो प्यारा सा समीकरण है आप देख सकते हो पूरी तरह से जो है बैलेंस है। जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त लगा हो तो एक बार जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लाते हैं आपके लिए अलग मजेदार केमिकल रिएक्शन, इसको आप बैलेंस करके बताइएगा, ना आएगा तो फिर हमको बता रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बने रहिए आप। ओके, देखिए ये हमारे पास दूसरा समीकरण बन के तैयार है और आप लोगों के लिए जो भी ट्रिक बताया गया है, जिस ट्रिक के माध्यम से मैंने अभी आपको समझाया कि समीकरण को कैसे बैलेंस करना है, आप उस ट्रिक का प्रयोग करके एक बार अपने रफ और कॉपी में
जो भी हो, आप इस समीकरण को लिख कर एक बार बैलेंस करना सीखिए, तो देखिए आपको आता है कि नहीं आता। ना आए तो फिर इसको दोबारा देखिए, मैं करके आपको बताता हूँ। फिर से आप अपनी मर्जी से अल्फाबेट से इसमें पूरी समीकरण में गुणा करा दो, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। फिर क्या करेंगे आप, आपको पता ही है कि जब समीकरण बैलेंस होता है तो बैलेंस के केस में जितने अभिकारक की ओर परमाणु होते हैं उतने ही उत्पाद की ओर, यानी जितने रिएक्टेंट के एटम होते हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट के भी एटम होने चाहिए। तो इसके लिए आप देख लो, आप समीकरण बना लो इसमें फिर से, जैसे अभी समीकरण मैंने बनाना आपको बताया है। प्रत्येक एटम का अगर आप सोडियम इधर देख लो और फिर उधर सोडियम देख लो, जितने परमाणु है दोनों को बराबर करना होगा, बराबर होना चाहिए और बराबर होता भी है। तो देखिए यहाँ सोडियम की मात्रा कितनी है ए, तो ये जाएगा ए इक्वल टू, इधर देख लीजिए सोडियम कितना है, तो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सी, तो सी का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा आपका सी। ये सोडियम के लिए बन गया। अभी इसमें हाइड्रोजन भी इधर है, तो हाइड्रोजन के लिए भी बात कर लेते हैं। इधर 2 और इधर बी, तो हाइड्रोजन कितना 2b, ये हो जाएगा 2b। उसके बाद देख लो हाइड्रोजन इधर कितने हैं आपके, यहाँ हाइड्रोजन है 1 और यहाँ है सी, तो सी हो जाएगा। और भी एक जगह हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी है, तो इसको छोड़िएगा मत, 2 और d तो हो जाएगा 2d। ये एक साथ एक समीकरण में जुटेगा, यानी जितना अभिकारक यानी रिएक्टेंट में एटम होता है उतना ही प्रोडक्ट में एटम होना चाहिए। अभी हमारे ऑक्सीजन भाई साहब बचे हुए हैं, तो ऑक्सीजन से भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ बी, तो बी का 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा बी। उसके बाद इधर देख लो ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन है 1, यहाँ सी, तो सी का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हो जाएगा सी। ये तो केवल बात हो गई मतलब तीनों परमाणुओं की, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन की, तीनों को मैंने 3 समीकरण में लिख दिया है। अब आप देख लें कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा बार आया है, उसको आपको 1 मानना है। तो इसमें देख लो आप कि सी जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप सी को 1 मान लो तो हो जाएगा, मान लो, यानी सपोज प्रपोज नहीं सपोज, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सी इक्वल टू हो गया आपका 1। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका ए की वैल्यू भी आ जाएगी 1, ए की वैल्यू भी आ गई 1। ओके, ए की वैल्यू पता हो गया, सी की वैल्यू पता हो गया, तो आप बी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ बी की वैल्यू आप निकालोगे तो b इक्वल टू, देखो ध्यान से, c की वैल्यू है 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो अब यहाँ पे आप फिर d की भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि d वाला भी बचा हुआ है, तो b 1 है, c 1 है, तो d निकाल लेते हैं। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2। फिर यहाँ c की वैल्यू 1 प्लस हमें d निकालना है तो हो जाएगा 2d। अब इसको लेकर मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ से। तो ये 1 को इधर भेज दो, या एक काम करना, इसको मैं इधर लिखता हूँ और इसको इधर कर लेता हूँ। तो 1 प्लस 2d इक्वल टू 2, 1 को उधर कर लो तो हो जाएगा 2d, हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2d बराबर ये हो जाएगा 1, तो d इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो a का मान यानी c की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू और इस प्रकार से d की वैल्यू सब पता चलेगा हमें। वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे। जब वैल्यू पुट करोगे तो 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1, यहाँ a की जगह पे 1 रख दो, a 1 रखोगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटाओ। b की वैल्यू 1, तो b 1 रखोगे तो छोड़ दो, उसको रखने की क्या जरूरत, c की वैल्यू 1 छोड़ दो, इसको भी बेसहारा। d की वैल्यू 1/2, तो यहाँ d की वैल्यू 1/2 जब रखोगे तो ये रख दो, d की वैल्यू 1/2। अब ये बैलेंस है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस फ्रैक्शन को हटा सकते हो, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ 2, ये भी 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 निपट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। और ये अब आपका ताजा जो समीकरण इक्वेशन है, ये पूरी तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, आप देख सकते हो इसमें। तो ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे लेवल का आपको समझ आए और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को आप बैलेंस कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच।